हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि संबंधित है समन से। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यानी कि आज जो भी हम मैट्रिक्स लेक्चर में लेकर आए हैं उसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें समन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीआरपीसी की, क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत, क्योंकि समन जो है, देखिए समन आपका बीएनएसएस या सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा होगा या फिर सीपीसी, किसी के भी अंदर जो है इसको परिभाषित नहीं किया गया। बट होता क्या है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए परिभाषा हम आपको वीडियो के जो मैटर है उसके अंतर्गत बताएंगे। बट यहाँ पर हम आपको केवल ये बताने वाले हैं कि प्रोविज़न कहाँ कहाँ है। तो देखिए, सीआरपीसी के अंतर्गत आप लोग देखते थे 2W के अंतर्गत जो है समन केसेस की बात की गई थी सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं बीएनएसएस। तो बीएनएसएस में अगर हम देखें कि समन केसेस होते क्या हैं, तो उनको जो है 2X में डिफाइन किया गया है। तो सीआरपीसी में 2W हमको पता था कि समन केसेस क्या होते हैं, और बीएनएसएस का सेक्शन 2X बताएगा कि समन केसेस क्या होते हैं। और सिंपल सी बात है, बस इतना वहाँ पर ये बताया गया था और बीएनएसएस में भी इतना बताया गया है कि एक ऐसा मामला जो है समन मामला होता है जो किसी ऐसे अपराध से रिलेटेड है जो वारंट मामला नहीं है। यानी कि वारंट केस के अलावा जो भी केस होंगे सब समन केसेस होंगे। तो वारंट केसेस कैसे होते थे, तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें, जो वारंट केसेस हैं वो ऐसे होते थे 2 वर्ष से अधिक के कारावास के जो भी केसेस होंगे सब वारंट केसेस होंगे। इसका मतलब जो वो मामले, वो अपराध जिनमें सजा 2 वर्ष तक की है, उससे कम की है, वो समन केसेस की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि सिंपल बात हो गई, क्योंकि वारंट केसेस में यही तो कहा गया कि ऐसे केसेस जिनमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 साल से अधिक के जो भी सजा होंगी वो सारे वारंट केसेस होंगे। तो बचा क्या, 2 साल से नीचे वाले केसेस, तो वो कौन से होंगे, समन केसेस होंगे। तो ये तो बात हमने कर दी कि समन केसेस कौन से होंगे, वो के जो वारंट केसेस नहीं होंगे। और वारंट केस कौन से होंगे, इनमें डेथ, आजीवन कारावास से 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराध जो है वो वारंट केस की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे कौन से मामले समन मामले होंगे जिनमें 2 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान होता है। सीआरपीसी में 2W में ये बताया गया था और बीएनएसएस के सेक्शन 2X में ये बताया गया है, ठीक है। अब आगे क्या बात करते हैं, अब देख लेते हैं कि समन से संबंधित जो ये प्रोविज़न की समन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, किस फोरम में होगा, ये चीज़ें जो हैं। और समन जो है किसके अंतर्गत आता है, एक आदेशिका के रूप में आता है। तो ये जो है चैप्टर 6 आपको बताएगा बीएनएसएस का, जहाँ पर बात की गई है सेक्शन, क्योंकि आदेशिकाओं के बारे में बात की गई है। और आप जानते हैं कि जो आदेशिकाएँ होती हैं वो वारंट हो गया, समन हो गया, डिक्लेरेशन उद्घोषणा हो गई, जिसमें अटैचमेंट और सेल भी शामिल होता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके आदेशिकाओं की कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो है आप सभी का वो आएगा आपका समन का, ठीक है। तो जो हम पढ़ते थे सीआरपीसी के अंतर्गत, तो सीआरपीसी में भी चैप्टर 6 में आदेशिकाओं की बात आप पढ़ते थे, और बीएनएसएस में भी ये चैप्टर 6 में ही पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। बट बीएनएसएस में सेक्शन 63 से जो है 71 तक जो है ये बात करता है आपकी किसकी, जो है समन मामलों की, ठीक है। समन के संबंध में, ठीक है। अब 63 आपको बताएगा कि समन किस फोरम में इशू किया जाएगा। देखिए, मेन सिंपल चीज़ें वो हैं, रिटन में होगा, ठीक है, डुप्लीकेट में होगा 2 प्रतियों में, उसके बाद क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा उसके साइन होंगे और साथ साथ उसकी सील भी लगी हुई होगी। ये तो वही चीज़ें जो 61 ये वही चीज़ें हैं जो 61 सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ी जाती थी फोरम ऑफ समन वाली, ठीक है। बट यहाँ पर नई चीज़ें क्या हैं, तो यह सेक्शन 63 में एक नई चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी अब समन इशू किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत, और उस पर कोर्ट की सील भी लगी होगी। और साथ ही साथ सिग्नेचर कैसे होंगे, डिजिटल सिग्नेचर का प्रावधान रखा गया है। ये तो चीज़ें हो गई, यानी कि 2W 2X ये तो समन केसेस की बात करता है, वो किसी जो वारंट केसेस नहीं होंगे। और चैप्टर 6 में सेक्शन 63 से 71 तक बात की गई है कि समन कैसे फोरम में रखा जाएगा और किस किस को समन भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ट्रायल। तो देखिए, जो बीएनएसएस के अंतर्गत ट्रायल की बात की गई है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर, बीएनएसएस के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि समन केसेस का जो विचार है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर 21 में। और देखिए सेक्शन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आपको सेक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे 274 से लेकर 282 तक। कहाँ तक, 274 से आपके 282 तक ये बीएनएसएस के अंतर्गत आपको
समन मामलों के विचारण के बारे में मिलेगा। सीआरपीसी में चैप्टर 20 आप लोग पढ़ते थे 251 से जो बात करता था 259। तो चैप्टर तो देखिए एक ही ऊपर नीचे, सीआरपीसी में 20 था और बीएनएसएस में 21 हो गया। तो ये तो बात हमने आपको बताई क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत। अब देख लेते हैं सीपीसी में। सीपीसी में कहाँ देखते थे, सिंपल सेक्शन 26 जो प्रतिवादी को समन की बात करता है, और ऑर्डर जो है वो आपका 5 जो समन की बात करता है। तो यहाँ पर ये हमने आपको लीगल प्रोविजंस बता दिए समन से रिलेटेड। आइए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए जैसे हमने बताया था कि समन होता क्या, ये तो हम वीडियो में ही बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि समन एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को या कोई भी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है उसमें शामिल जो भी इकाई मतलब जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट संस्था भी हो सकती है, प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, अगर उस केस में इंक्लूड है तो उसको भी समन इशू किया जा सकता है। समन जो है किसी व्यक्ति को दिया गया नोटिस होता है। क्या एक प्रकार से नोटिस है जो उन्हें बता रहा है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई शिकायत दायर की गई और उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये किसी भी व्यक्ति को बुलाने का एक नोटिस होता है, एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, और ये किसी को भी इशू किया जा सकता है, चाहे अभियुक्त हो, चाहे मतलब आपका अभियोजन पार्टी हो, चाहे आपका साक्षी हो, और सिविल केसेस में चाहे आपका वादी हो, प्रतिवादी और गवाह हो, किसी को भी ये जो है भेजा जा सकता है। वो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि कानूनी कार्यवाही में समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक डॉक्यूमेंट है, या तो अपराध के आरोपी को या फिर उस मामले में जो गवाह होगा उसको जारी किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ जो कोर्ट इसको इशू कर रहा है उस कोर्ट का नाम भी लिखा हुआ होगा और वो समय भी लिखा होगा जिस टाइम उसको प्रेजेंट होना होगा। क्योंकि अगर समय नहीं लिखा होगा और कोर्ट का नाम नहीं लिखा होगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि किस कोर्ट में अपीयर होना है। अगर समय नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि किस टाइम उनको कोर्ट में अपीयर होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर बात आती है आपके पर्पस क्या है। देखिए समन जैसा जो ये एक प्रोसेस रखा गया, एक आदेशिका रखी गई, एक नोटिस रखा गया, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्यों रखा गया है, देखिए इसको रखने का मेन उद्देश्य जो है ये समन जो प्राप्त करने वाला पर्सन है जिसको ये इशू किया जाता है उसको यह उसकी नॉलेज में बात लाने के लिए कि उसको कोर्ट में अपीयर होना है, ताकि उसको यह पता चल सके, ठीक है। यानी कि अगर सिविल होगा तो प्रतिवादी को, आपराधिक होगा तो अभियुक्त को। अब जानते हैं कि अभियुक्त को कब इशू किया जाएगा, जब उसने ऐसा अपराध किया हो जो 2 साल उससे कम की सजा वाला अपराध होता है, ऐसी कंडीशंस में। और गवाहों को कब इशू किया जाता है, भाई अगर वो मामले से संबंधित किसी घटना को देखते हैं, वो गवाह हैं, आपको पता है भी वो अपराध घटित हुआ है, आप पता है उसकी प्रॉपर्टी फलां व्यक्ति ने डैमेज किया, आपको पता है कि उसके व्यक्ति फलां व्यक्ति ने उसके पैसे उस व्यक्ति ने लिए हैं, आप बीच में विटनेस हो, आपको पता है, तो उस मामले को पक्का मजबूत करने के लिए तो गवाहों की आवश्यकता होती है इसलिए। और जहाँ गवाह नहीं होते क्रिमिनल केसेस में, आप सभी जानते हैं वहाँ सर्कमस्टेंसेस साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। अब सब्जेक्ट मैटर जैसे कि 63 सेक्शन में हमने आपको बताया था बीएनएसएस में रिटन में होगा, डुप्लीकेट 2 प्रतियों में होगा, पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, उसकी शील हुई होगी और उसमें साथ साथ प्लेस भी लिखा हुआ होगा कहाँ होना है और टाइम भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बट बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या होगा, साथ ही साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हो जिसपे कोर्ट के डिजिटल सिग्नेचर होंगे। समन केसेस जो सिविल समन होता है, सिविल समन जो है सिविल केसेस में प्रतिवादी को जारी किया जाता है ताकि उसको पता चल सके आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके चलते उसके विरुद्ध वादी ने ऐसा सूट फाइल किया है और वह कोर्ट में प्रेजेंट होकर अपना जो है बचाव कर सके, इसलिए इशू कहता है। क्योंकि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एक नेचुरल लॉ का सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। आपराधिक केसेस में भी जो 2 साल से कम वाले केसेस होते हैं सजा वाले, उनमें भी जब शिकायत की जाती है अभियुक्त के विरुद्ध तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो फिर उसको भी उसके बचाव के लिए ताकि कोर्ट में आए और कानूनी जो कार्यवाही है जो बीच में पड़े उसको गति प्रदान की जा सके। क्योंकि जब दूसरी पार्टी भी प्रेजेंट होगी, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।